दिनांक 18 अप्रैल को निजामुद्दीन कोचिंग डिपो में अंबेडकर जनोत्सव समिति एवं सभी विभागों के कर्मचारियों साथियों के सहयोग से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि कोचिंग डिपो अधिकारी माननीय श्री सौरभ कुमार मोदी साहब एवं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार भी इसमें उपस्थित हुए। साथ ही कई अतिथियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से दिनेश कुमार शर्मा ब्रांच सचिव NRMU, भगत सिंह ब्रांच सचिव URMU, राजकुमार वर्मा SSE IC NZM, प्रेम सिंह कोषाध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन, नरेंद्र कुमार ब्रांच अध्यक्ष SC/ST रेलवे, विनोद शर्मा अध्यक्ष, समरजीत सिंह अध्यक्ष, जयप्रकाश SSE मंच का कार्य LC मीना द्वारा संचालन किया गया व सतवीर सिंह SSE द्वारा किया गया। अतिथियों के स्वागत में खड़क सिंह SSE IC राजधानी, सदानंद JE, नरेश कुमार MCM इलेक्ट्रिकल, राजीव SSE, शिवम भगीरथ, श्रवण, विजय आनंद, रमेश, धर्मेंद्र, सचिन, विकास SSE, प्रेमपाल सिंह SSE आदि ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बता दें, अभी हाल ही में निजामुद्दीन में ठेकेदार के सफाई कर्मचारी श्री रामविलास की आकस्मिक मौत होने पर निजामुद्दीन के सभी विभागों के रेल कर्मचारियों द्वारा उनके परिवार को करीब 2,71,000 रुपए की आर्थिक रूप से सहयोग राशि भी प्रदान की, जो एक मिसाल कायम की है। साथ ही ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा भी 11,000 रुपए की आर्थिक सहयोग राशि पीड़ित परिवार को प्रदान की गई और साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि किसी भी तरह की समस्या परेशानी होती है तो रेलवे परिवार पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आइए देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज निजामुद्दीन स्टेशन से। धन्यवाद LC मीना जी। आदरणीय CDO साहब, उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के सम्मानित पदाधिकारीगण, उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के सम्मानित पदाधिकारीगण और सभी मेरी बहनों और भाइयों और कर्मचारी साथियों, आज का ये कार्यक्रम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्मदिन जो 14 अप्रैल को पूरे देश और दुनिया में मनाया गया। पूरे अप्रैल के अंदर जैसे जैसे जिन जिन लोगों को समय मिल रहा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करने का और उनको पुष्पांजलि अर्पित करने का काम कर रहे हैं। अभी एक मीना जी से और नरेंद्र जी से जो एक दुखद घटना की खबर मिली, हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करती है और विश्वास दिलाती है कि आपके इस संकट की घड़ी में आपके साथ हम लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी हमारे बीच और हमारे परिवार का भाई था जिसको इस घटना का शिकार होना पड़ा। हर समय हम आपके साथ रहेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। साथियों, अभी जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने यहां पर अपने विचार रखे, बहुत अच्छा लगा। भगत सिंह जिन्होंने जाति को अलग करके कि हम किसी भी जातिवाद में न पड़े, अपने आप को एक अलग पहचान रखते हुए कि हम लोग कर्मचारी हैं, यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा थी। वो भी चाहते थे
कि किसी भी तरीके से इस देश से जातियां खत्म हो जाएं, एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने का काम करे। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, जाति का विनाश पुस्तक है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक है, आप पढ़िएगा उसको। उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि किसी भी तरीके से इस देश में जाति प्रथा खत्म हो और जो एक वर्ग विशेष का जो आधिपत्य है उसको खत्म करके शोषित, वंचित, दलित, मजदूर, सर्वहारा देश की मुख्य धारा में जुड़े। उनका भी एक अपना सपना था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, क्योंकि जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में, उस समय इस देश में इस तरीके की परिपाटी कि एक बहुसंख्यक समाज, एक वंचित, शोषित और दलित समाज जिसको आम सार्वजनिक रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक नल या कुओं से, तालाब से पानी पीने का कोई अधिकार नहीं था, स्कूल में जाने का कोई अधिकार नहीं था, और उसके साथ साथ जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको भी जिस तरीके से शोषित वंचितों को अधिकार नहीं था, उनको भी इस देश में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय जन्म लिया कि जब जमीन पर चलते हुए एक वर्ग विशेष के इंसान के कमर में झाड़ू बांधी जाती हो और गले में हांडी सिर्फ इसलिए बांधी जाती हो कि अगर वो थूकेगा तो जमीन अपवित्र हो जाएगी और वो उस रास्ते से चलेगा तो अपने निशान मिटाता हुआ चला जाएगा। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। जब उनकी उम्र स्कूल जाने की हुई, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजे, अच्छी एजुकेशन दिलवाए और एजुकेशन लेने के बाद में सरकार की या किसी अच्छी पदवी पर नौकरी करे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल में दाखिला नहीं मिला, इसलिए क्योंकि वो एक वंचित समाज से, महार समाज से थे। उनके पिताजी आर्मी में नौकरी करते थे तो उन्हें ज्ञान था अंग्रेजों की आर्मी में। अंग्रेजों की विचारधारा थी कि इस देश का हर इंसान को पढ़ने का अधिकार मिले। बाबा साहब के पिताजी ने उनसे प्रयास करके इस शर्त पे डॉक्टर अंबेडकर को दाखिला मिला स्कूल में कि ये बच्चा अपने घर से बैठने के लिए टाट लेकर के आएगा, क्लास से बाहर बैठ करके पढ़ेगा, आम सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ खेलेगा नहीं, और जहां से सामान्य वर्ग के बच्चे पानी पीते हैं उस नल से पानी नहीं पिएगा। इस शर्त पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वहां दाखिला मिला। जब बाबा साहब अंबेडकर को उस समय बचपन में जब दाखिला मिला तो आप सोच सकते हैं 5 साल की उम्र में उस बच्चे पर इतनी पाबंदियां लगा दी गई हो, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा। इसके बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी कठोर परिश्रम, कठिन मेहनत से एजुकेशन हासिल की, मैट्रिक पास किया, इंटरमीडिएट किया और महाराजा बड़ौदा के प्रयास से उन्होंने विदेश में जाने की इच्छा जाहिर की। आप सोच सकते हैं कि जिस समय एक वर्ग विशेष के, एक वंचित शोषित समाज के बच्चे को पढ़ने का अधिकार न हो, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक अभिलाषा देखिए कि उन्होंने अमेरिका में जाकर के कोलंबिया विश्वविद्यालय से एजुकेशन हासिल करने का प्रण लिया और उसमें महाराजा बड़ौदा का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि महाराजा बड़ौदा देश के होनहार बच्चों को कुछ गिनती के अनुसार विदेश पढ़ने के लिए भेजते थे और अपना स्कॉलरशिप देते थे।
उसी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप लेने के बाद अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। उन्होंने एमए किया, पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद में महाराजा बड़ौदा का इकरारनामा था कि जब आप एजुकेशन लेकर के वापस आएंगे तो मेरी रियासत में आर्मी के सेक्रेटरी के पद पर आपको नौकरी दी जाएगी, आप नौकरी करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पढ़ना चाहते थे। उन्होंने महाराजा बड़ौदा को अपनी स्कॉलरशिप एक्सटेंड करने के लिए अर्जी भेजी, 1 साल और उनको मिल गया। लेकिन बाद में उनको जब देश में वापस आना पड़ा तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि अमेरिका में इस तरीके की कोई कुरीति नहीं थी। वहां हर इंसान को बराबर दर्जा मिलता था, हर इंसान को बराबर का मौका मिलता था। यहां जब वापस आए, बड़ौदा में नौकरी करने गए, तो जहां पर उनको बैठना चाहिए था उनकी सीट उस हॉल में कोने में डाल दी गई। और जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां पहुंचे तो जमीन को गौमूत्र से धोया गया, चपरासी फाइल फेंक के देता था, पानी पीने के लिए उन्हें अपने गिलास साथ में ले जाना पड़ता था। और जो क्लब वहां के अधिकारियों के लिए खेलने कूदने मनोरंजन के लिए था, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रवेश नहीं मिला। यहां तक कि उनको महाराजा बड़ौदा की रियासत में रहने की जगह भी नहीं मिली। काफी तलाश करने के बाद एक पारसी धर्मशाला में उनको जगह मिली। लेकिन जब लोगों को यह मालूम पड़ा कि यह अछूत वर्ग का आदमी इस पारसी धर्मशाला में रह रहा है, तो बाबा साहब को वहां से भी निकाल दिया गया। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है, तो बहुत सारे असंख्य लोग जो मेरे समाज में अभी जिनको मौका नहीं मिला पढ़ने का, उनकी स्थिति क्या रही होगी। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रण लिया कि मैं अब सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, लेकिन समाज इस देश के तमाम दलित वंचित शोषितों को उनके अधिकार दिलाने का काम करूंगा। और उसी समय से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह अभिलाषा थी कि मैं देश के लिए कोई ऐसा काम करूं जिससे कि ये लोग इस देश की मुख्य धारा में आए। साथ में ही उनके परिवार में जो गरीबी थी, जो इनकी लिमिटेड स्कॉलरशिप से ही उनका खर्चा चलता था, क्योंकि पिताजी भी चले गए थे, परिनिर्वाण हो गया उनका, लेकिन उनकी जो पढ़ने की अभिलाषा थी वो खत्म नहीं हुई। उन्होंने अमेरिका से ही जब 1 साल की उनकी स्कॉलरशिप एक्सटेंड हुई तो वो लंदन चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेज में उन्होंने डीलिट की उपाधि हासिल की। ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से 12 लॉ किया। फिर भी उनकी इच्छा हुई कि मैं और ज्यादा पढ़ूंगा, तो उन्होंने जर्मनी जाने का विचार बनाया। जर्मनी में वैन यूनिवर्सिटी, जो भूगोल और अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जर्मनी से भी दूसरी पीएचडी की डिग्री हासिल की अर्थशास्त्र में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पीएचडी की डिग्री अर्थशास्त्र में उस समय हासिल की थी। इससे पहले कोई भी हिंदुस्तान का, इस इंडिया का कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं था जिसने पीएचडी की डिग्री हासिल की हो। जर्मनी में, क्योंकि वहां का जो पढ़ाई लिखाई थी या तो फ्रांस में होती थी या जर्मनी में होती थी, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने जर्मनी और फ्रेंच मात्र 2 हफ्ते में सीख लिया। और 2 हफ्ते में सीखने के बाद में उन्होंने फ्रेंच और जर्मनी में डिग्री हासिल की। उनकी बचपन में इच्छा थी, मुझे पिताजी की भी इच्छा थी कि मैं अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाऊं, लेकिन क्योंकि उस समय संस्कृत पढ़ने का अधिकार मात्र ब्राह्मणों को या उच्च वर्ग के लोगों को था, दलित या वंचित वर्ग के लोगों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। कहा जाता है कि जर्मनी में जो जर्मन भाषा में ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको सरलता से संस्कृत सीखी जा सकती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जर्मनी में संस्कृत सीखी ही नहीं, बल्कि वहां संस्कृत में बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया।
लेकिन महाराजा बड़ौदा की इकरारनामा खत्म हुआ तो उनको वापस आना पड़ा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताई जाए तो बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा संकलित करते हुए बताना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की वायसराय काउंसिल में श्रम सदस्य बनने का मौका मिला, जो आज की डेट में श्रम मंत्री लेबर मिनिस्टर बोलते हैं, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अंग्रेजों के उसमें मिला। और जब उनको मौका मिला तो हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं जो मिलों और मजदूरों में काम करती थी, उनको प्रसूति के समय अवकाश लेने पर उनकी छुट्टियां करती थी, पैसा कटता था। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत थी कि जो आज मैटरनिटी लीव मिल रही है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय दिलवाई थी, जो आज हमारी बहनें और बेटियों को मिल रही है। और उस समय ये प्रस्तावना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रखी थी कि किसी भी महिला का अगर प्रसव होता है मैटरनिटी के टाइम पर, उसको उसके पति की भी आवश्यकता होती है, तो कम से कम पति को भी कुछ दिन का अवकाश घोषित किया जाए। उस समय नहीं हुआ, लेकिन अब आकर के पैटर्निटी लीव जो हुआ है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संकल्प था। उस समय 14-14, 18-18 घंटे काम मजदूरों से लिया जाता था। 8 घंटे के जो काम किया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। ट्रेड यूनियन एक्ट, जो आज हम ट्रेड यूनियन चला रहे हैं, जितनी भी देश के अंदर ट्रेड यूनियन चल रही है कर्मचारी अधिकारियों की, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया था, जो आज हम लोग ट्रेड यूनियन में काम कर रहे हैं। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों और वंचितों के लिए भी कहा था कि आप अपना संगठन बनाइए, और अगर अपना संगठन नहीं बना सकते तो जो वर्तमान में संगठन चल रहे हैं उनमें भागीदारी निभाइएगा, लेकिन ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि जिन संगठन में आप करें वो आपका दुरुपयोग न करें, आपका मतलब उपयोग करके आपको कहीं बाहर निकालने का काम न करें। इसलिए आप अपना संगठन बनाइए। और ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन जो बना है, उन्हीं की प्रेरणा से बना था, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, अपना एक संगठन बनाया है जिसमें हम दलितों, मजदूरों और जो कर्मचारियों की समस्या है उनको लेकर के चलते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रेरणा थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब PWD मिनिस्टर का मौका मिला, उन्होंने जो इस देश के अंदर बांध है, चाहे वो हीराकुंड बांध हो, चाहे वो और सारे बांध हैं, ये परिकल्पना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थी। उन्होंने ग्रिड योजना बनाई, बांधों की योजना तैयार की, और जितने भी बांध बने हुए हैं कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बोला कि जिस समय देश में चलने का अधिकार नहीं था, गले में हांडी बांधी जाती थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मौका मिला तो गले की हानि उतरवा करके आज जो टाई पहन के हम चलते हैं, हमें धन्यवाद देना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कि उन्होंने हमारे गले में टाई बंधवाई। हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। हम सार्वजनिक कुओं से, तालाबों से, जहां से जानवर, पशु, पक्षी पानी पी सकता था, जहां से अन्न वर्ग का पानी पी सकता था, अछूत वर्ग का उसको छू भी नहीं सकता था, अगर पानी पीने का अधिकार दिलाया तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया। आज हम ये शुद्ध पानी पी रहे हैं, हमें धन्यवाद करना चाहिए, बाबा तेरा धन्यवाद कि तूने हमें पानी पीने का अधिकार दिलवाया। इस देश की तमाम महिलाओं को जहां पर गुलाम समझा जाता था, जहां पर घर के काम काज में ही उनको रखा जाता था, उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, वो पढ़ नहीं सकती थी, वो टैक्स पे नहीं कर सकती थी, वो बच्चा गोद नहीं ले सकती थी, उनका पति मर जाए तो पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब मौका मिला कानून मंत्री बनके, तो उन्होंने हिंदू कोड बिल पास किया, और उस हिंदू कोड बिल में उन्होंने प्रस्तावना रखी कि किसी भी महिला का अगर पति मर जाए तो उसे पुनर्विवाह करने का अधिकार मिलना चाहिए। कोई महिला बच्चा गोद लेने का अधिकार चाहती है तो उसे बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए। महिला के नाम जिस तरीके से लड़के के नाम प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो पिता की पैतृक संपत्ति में बहन का भी और बेटी का भी नाम होना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन थी। उन्होंने जब मौका मिला कि मैं अपने समाज दलित वंचितों के लिए भी
जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, जहां मैंने शुरू से ही अपमान झेला है, तिरस्कार झेला है, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। उन्होंने अंग्रेजों के यहाँ जाकर के जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी उसमें बताया कि 60 साल से ज्यादा हमारे इस देश को जो स्थिति आप लोगों ने बनाई है उसमें हम लोगों की जो मतलब स्थिति है आप उन्होंने वर्णन किया वहां जाकर के। तब वहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट और साइमन कमीशन इस देश के अंदर आया। महात्मा गांधी ने आमरण अनशन यरवदा जेल में जाकर के कर दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट अगर इनको मिल गया तो एक समाज अलग हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। सेपरेट इलेक्टोरेट का बात है कि जो दलित थे उनको 2 वोट का अधिकार मिला था, एक जनरल सीट पे वो किसी कैंडिडेट को चुन सकता था और एक दलित वर्ग में से अपने आप को चुन सकता था। लेकिन जब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया, आमरण अनशन में एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, और उस पूना पैक्ट के आधार पर इन दलितों और वंचितों को जो अधिकार मिला वो रिप्रेजेंटेशन मिला था, आरक्षण नहीं मिला था। उन्होंने ये पैक्ट किया कि शिक्षण संस्थाओं में आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, सरकारी नौकरियों में आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, संसद विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आज जो हमारे तमाम भाई बहन स्कूल में जाने का अधिकार मिला, विदेश में पढ़ने का अधिकार मिला, सरकारी नौकरियों में जाने का अधिकार मिला, ये सारे अधिकार हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिलाए हैं। उन्होंने मात्र वंचितों और दलितों के लिए काम नहीं किया, जिस क्षेत्र में उनको मौका मिला, चाहे मजदूरों की बात रही हो, चाहे वो महिलाओं की बात रही हो, चाहे इस देश के संविधान बनाने की बात रही हो। मेरे भाई ने अभी प्रेम्बल पढ़ा है, उस प्रेम्बल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पहली प्रस्तावना में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बी का मतलब है कि हम सारे लोग, यानी कि इस देश का रेडी वाला, खोमचे वाला, दुकान वाला, जितने मजदूर हैं, भाई लोग हैं, अधिकारी हैं, जो भी है, वो सब हम हैं। मैं नहीं लिखा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इस देश को बनाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा हाथ है। उन्हें जब मौका मिला इस देश का संविधान बनाने के लिए, उस समय बहुत सारे देश के संविधान बन रहे थे, और ये निश्चित है ये लोग जो अर्थशास्त्री और जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहा करते हैं, और ये लिखा हुआ है कि किसी भी संविधान की औसत आयु मात्र 10 वर्ष होती है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, बड़ी कड़ी मेहनत के साथ, लोग कहते हैं उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। वो मात्र अध्यक्ष से, वो अध्यक्ष थे, लेकिन उनके साथ 7 आदमियों की कमेटी और थी। वो 7 आदमी या तो कोई बीमार पड़ गया, या कोई विदेश में रह गया, या कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। मात्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अकेले, बाबा साहब ने सारे देशों के संविधान पढ़े और उन संविधानों में से निकाल करके डेमोक्रेसी जो हमारे देश के लिए दी, वो एक इतनी खूबसूरत डेमोक्रेसी के आपके संविधान में, जहां हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती हो, हर 10 किलोमीटर पर धर्म बदल जाता हो। जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना की थी, उन्होंने मात्र 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान इस देश को सौंप के दिया था। उसी समय रसिया का भी संविधान बन रहा था, उसी समय पाकिस्तान का भी संविधान बन रहा था, उसी समय अन्य देशों के संविधान बन रहे थे। आपने देखा होगा कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से आज भी देश अखंड है। यह संविधान हमारा सुरक्षित है, संचित है। लेकिन रसिया का संविधान उस समय तार तार हो गया। एक रसिया के कितने टुकड़े हो गए आप लोगों ने देखा होगा, पड़े हो गए थे। तो दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिए, आज जो हम लोग यहाँ बैठ करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो मतलब विचार विमर्श कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि समय कम होने की वजह से ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अच्छी पुष्पांजलि, अच्छी श्रद्धांजलि तभी होगी कि हम जिस तरीके से हमारे भाई भगत सिंह ने कहा है कि हम जाति छोड़ो और समाज को जोड़ने वाला काम करें, हम कर्मचारी बन के काम करें। और जिस समय अगर ऐसा हो जाएगा तो सच्चा सपना बाबा साहब का तभी होगा कि हमारी जातियां खत्म हो जाएंगी, इंसान इंसान होगा और इंसान एक दूसरे के हाथ मिला करके कंधे पे कंधा रख करके चलेगा। तभी हम लोग एक और नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। समय ज्यादा न होने के कारण मैं आगे ज्यादा बात नहीं रख पाऊंगा। इतना जरूर कहूंगा कि बाबा साहब ने जिस कष्ट और जिस मेहनत से आपको ये सुविधाएं जो दिलाई हैं, आपको इस देश में जो स्वतंत्रता में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने अपने जीवन काल में 4-4 बच्चे उनके सामने से चले गए, काल के कपाल में चले गए, उसके बावजूद भी बाबा साहब डिगे नहीं।
उनको आर्थिक स्थिति का भी बहुत सामना करना पड़ा, तब भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिवार और वो विचलित नहीं हुए। इस देश को उन्होंने एक मॉडर्न भारत का संविधान दिया जो आज हमारे बीच में है, और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि हम इस संविधान को बचाने और इसको सुरक्षित करने के लिए अपनी कड़ी मेहनत करें, और रेल को मजबूत करने के लिए अच्छे से अच्छा मेहनत करके हम रेल को मजबूत करने का काम करें। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बना करके संविधान सभा में सौंपा था तो उन्होंने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत खराब होगी तो अच्छे से अच्छा संविधान खराब साबित होगा, और किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, अगर लागू करने वालों की नीयत अच्छी होगी तो खराब से खराब संविधान अच्छा साबित होगा। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आपको जहां भी मौका मिलता है और जो भी अधिकार है जिस कर्मचारी के, उसको अधिकार मिलने चाहिए। उन अधिकारों में इस तरीके की मतलब द्वेषता नहीं आनी चाहिए कि हम इसको ये अधिकार देंगे, इसको ये अधिकार देंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिए हैं जो आज हम लोग ये उपयोग कर रहे हैं। तो धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और खास करके मैं अपने निजामुद्दीन के तमाम साथियों को, चाहे वो एनआरएम को हो, चाहे यूआरएम को हो, चाहे ओबीसी के हो, और खास करके सीडीओ साहब जो हमारे बीच में व्यस्तम समय में से समय निकाल करके आए हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि मुझे नई दिल्ली भी जाना है, वहाँ डीआरएम साहब और एडीआरएम साहब भी आने हैं, प्रोग्राम शुरू हो गया है। अगर और समय मुझे मिलता है, अकेला यहीं का होता तो मैं आपके बीच में और रहता। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।